हेलो एवरीवन, आज मैं स्नोड्रॉप का सेकेंड एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। तो सेकेंड एपिसोड स्टार्ट होता है थोड़ा पीछे से। हम गांग ताए, सोहू और प्रोफेसर हान को एक साथ यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हुए देख पाते हैं और यहाँ पर ली का एक बंदा इनकी तस्वीरें भी खींच रहा था। फिर अब अगले सीन में हम सोहू के साथ ही जो को देख पाते हैं, जो प्रोफेसर हान की कार पंचर करके सोहू के पास आता है और उसे इशारा करता है कि काम हो गया, जिससे हमें पता चलता है कि प्रोफेसर हान की कार पंचर कराने वाला सोहू ही था ताकि वो उन्हें किडनैप कर सके। अब सोहू ने प्रोफेसर हान को आखिर क्यों किडनैप किया ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अब यहाँ पर हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोहू प्रोफेसर हान को अपनी कार में ले जा रहा था। रास्ते में प्रोफेसर हान सोहू से पूछता है कि आखिर तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो, जिसका सोहू कोई जवाब नहीं देता। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि सोहू ने प्रोफेसर हान को गन पॉइंट पर भी ले रखा था और वहीं ली भी इनके पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन यहाँ पर सोहू का साथी सिग्नल तोड़कर ली से बच निकलता है, लेकिन आगे ही जाने पर इनका एक्सीडेंट हो जाता है। और फिर इसके बाद क्या हुआ ये हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा है। अब अगले सीन में हम डायरेक्टर को देख पाते हैं जो कि अनाउंसमेंट करती हैं कि सभी लड़कियां अपने अपने रूम में जाकर डोर क्लोज कर लें और किसी भी ऑफिसर को अंदर ना घुसने दें। सारी लड़कियां डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती हैं और अपने अपने रूम में चली जाती हैं। वहीं हायरियोंग और जंगमिन जब अपने रूम में पहुंचती हैं तो वो देखती हैं कि जीसू और यूनसियोल मिलकर सोहू का ब्लड साफ कर रही थी। हायरियोंग पूछती है आखिर कौन है ये और यहाँ क्या कर रहा है। जीसू बताती है कि अरे ये वही लड़का है जिसे हम ब्लाइंड डेट पर मिले थे, ये ज़रूर प्रोटेस्ट कर रहा होगा इसलिए पुलिस इसके पीछे पड़ी है। हायरियोंग कहती है तुमने सुना नहीं, ये नॉर्थ कोरिया का जासूस है जिसके पीछे ऑफिसर्स पड़े हुए हैं। जीसू यहाँ पर काफ़ी भरोसे के साथ कहती है कि सोहू कोई जासूस नहीं है। जंगमिन भी जीसू की बात से सहमत होती है क्योंकि पुलिस तो अक्सर ही प्रोटेस्टर्स को कम्युनिस्ट बताकर उन्हें मारती पीटती है। सीन अब शिफ्ट होता है डायरेक्टर की तरफ। हाना उन्हें गन पॉइंट पर लेकर सभी रूम्स को ओपन करवाने का ऑर्डर देती है, लेकिन डायरेक्टर ऐसा करने से बिल्कुल इनकार कर देती हैं, जिससे हाना को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें मारने वाली थी कि तभी ली उसे आकर रोक लेते हैं और उसे प्रोसिक्यूटर के पास जाकर सर्च वारंट लाने को कहते हैं। फिर ली डायरेक्टर से कहते हैं तुम्हें लग रहा होगा कि हम किसी प्रोटेस्टर के पीछे पड़े हैं, लेकिन ये याद रखो कि अगर वो जासूस यहाँ से पकड़ा गया तो तुम्हें भी जेल ज़रूर होगी। अब ली हॉस्टल का ब्लूप्रिंट मांगता है और बुन बिना डायरेक्टर की परमिशन के उसे ब्लूप्रिंट ला कर दे देती है, जिस पर कि मुझसे कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, अगर डायरेक्टर को पता चला तो वो गुस्सा करेंगी। दरअसल यहाँ पर बुन ऑफिसर्स के साथ कुछ ज़्यादा ही कोऑपरेट कर रही थी। ली उनकी बातें सुनकर कहता है कि अगर किसी ने भी उस जासूस की हेल्प करने की कोशिश की तो उसे 10 साल की सज़ा ज़रूर होगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोहू को होश आ जाता है। जीसू से पूछती है क्या तुमने मुझे पहचाना, तुमने मुझे कैसेट दी थी। सोहू पूछता है कि आखिर वो है कहाँ। जीसू बताती है कि वो होसू यूनिवर्सिटी में है। सोहू वहाँ से जाने लगता है ये कहकर कि वो उन्हें खतरे में नहीं डाल सकता, लेकिन जब वो विंडो से बाहर देखता है तो उसे नीचे ली नज़र आता है जो कि वहाँ पर चेकिंग कर रहा था। मतलब अब सोहू के भागने का रास्ता नहीं था। वहीं नीचे ली को बहुत सारे खून के निशान मिलते हैं जो कि ऊपर दीवार की तरफ जा रहे थे, जिससे ली समझ जाते हैं कि सोहू क्लाइम करके रूम नंबर 207 में गया है। और तभी यहाँ पर हाना भी सर्च वारंट लेकर पहुँच जाती है। सीन अब वापस से शिफ्ट होता है लड़कियों की तरफ। वो लोग सोच रही होती हैं कि आखिर वो लोग सोहू को छुपाए कहाँ पर। तभी यहाँ पर जीसू कहती है कि वो एक जगह जानती है जहाँ पर ऑफिसर सोहू को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। अब अगली सीन में हम डायरेक्टर को देख पाते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठकर अपने अतीत को याद कर रही थी, जिसमें हम देख पाते हैं कि डायरेक्टर काफ़ी बुरी हालत में एक डैम के ऊपर खड़ी हुई थी और उनके पीछे एक आदमी खड़ा हुआ था उन्हें धक्का देने के लिए। तभी यहाँ पर हाना आती है और उन्हें वारंट देकर चली जाती है। इसके बाद फिर हाना और ली रूम नंबर 207 के पास आते हैं और डायरेक्टर भी इनके पीछे आती हैं। ये लोग दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाते हैं जहाँ पर सिर्फ हायरियोंग ही मौजूद थी। ली हर तरफ चेक करते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो हायरियोंग से पूछता है कि क्या उनके रूम में कोई आया था। हायरियोंग जवाब देती है नहीं, उनके रूम में कोई नहीं आया। डायरेक्टर को डोर के पास खून का एक धब्बा नज़र आता है जिसे देखकर वो इग्नोर कर देती हैं। ली अब यहाँ पर हायरियोंग से पूछता है कि तुम्हारे रूममेट्स कहाँ हैं। हायरियोंग जवाब देती है कि वो लोग बाथरूम में नहाने गई थी। इस पर हाना कहती है कि तुम्हारी डायरेक्टर ने
सभी को अपने रूम में जाने को कहा था, तो वो लोग रूम में क्यों नहीं आई? डायरेक्टर इसका जवाब देती हैं कि पब्लिक बाथरूम में स्पीकर नहीं है, उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं सुनी होगी। ये जवाब सुनकर ली और हाना अब बाथरूम की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं हम लड़कियों को देख पाते हैं जिन्होंने सोहू को सोना रूम में बेंच के अंदर छुपा दिया था और रास्ते का ब्लड साफ कर रही थी। तभी उन्हें ऑफिसर्स की आवाज़ सुनाई देती है और तीनों लड़कियां रूम में जाकर सोहू से कहती हैं, अपनी आंख बंद कर लो, हम लोग अपने कपड़े उतारने वाले हैं। वहीं बाहर हमें दिखाया जाता है कि डायरेक्टर ऑफिसर्स को रोकने की कोशिश करती हैं क्योंकि ये लड़कियों का बाथरूम था, लेकिन ली तो बिल्कुल पागल हो गया था। वो अंदर जाने वाला था कि तभी हाना उसे रोककर अकेले ही अंदर जाती है। लड़कियां सोना रूम में बैठकर गाना गा रही थीं, जिसे सुनकर हाना वहां पहुंच जाती है और पूरा रूम चेक करती है, लेकिन उसे वहां पर कुछ नहीं मिलता। हाना इनसे सोहू के बारे में भी पूछताछ करती है, लेकिन ये लोग झूठ बोल देती हैं कि उन्होंने किसी को भी नहीं देखा। हाना जाने ही वाली थी, लेकिन तभी वो देखती है कि यूनसियोल काफ़ी डरी हुई है। वो उससे पूछती है कि आखिर वो इतनी डरी क्यों है। वहीं बेंच के नीचे से सोहू का ब्लड भी निकलने लगता है, जिसे जीसू देख लेती है। वो ब्लड पर अपना पैर रखकर हाना को जवाब देती है कि मैडम, आप हमारे बाथरूम में गन लेकर घुस आईं, इससे हमें डर नहीं तो क्या लगेगा। ये जवाब सुनकर हाना बाहर चली जाती है और ली से बताती है कि 3 लड़कियों के अलावा अंदर कोई भी नहीं है। अब यहाँ पर ली को एक एजेंट वॉकी टॉकी के थ्रू बताता है कि वो प्रोफेसर हान और सोहू के साथी को बेस पर ले जा रहा है। ये मैसेज मिलते ही ली अपनी टीम के साथ हॉस्टल से निकल जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है लड़कियों की तरफ। वो लोग सोहू को बाथरूम के ही एक कबर्ड में छुपा रही होती हैं। तभी यूनसियोल कहती है, जल्दी चलो, रोल कॉल के लिए डायरेक्टर आती होंगी। जिसू यूनसियोल और जंगमिन को पहले जाने के लिए बोलती है और खुद ज़मीन पर लगा ब्लड साफ करने लगती है। सोहू यहाँ पर जीसू से कहता है कि आखिर मैं तुम्हारा ये कर्ज कैसे चुकाऊंगा। जीसू कहती है, मैं ये सब फ्री में नहीं कर रही हूँ, तुमने मुझे कैसेट दी थी। अब अगली सीन में हम चैंगसू को एनएसपी के एक एजेंट से बात करते हुए देख पाते हैं। चैंगसू उस एजेंट से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही ली को रोकने के लिए कहा था। इस पर एजेंट चैंगसू से माफ़ी मांगता है। फिर चैंगसू उन्हीं नॉर्थ कोरियंस के बारे में पूछते हैं। एजेंट बताता है कि प्रोफेसर हान और रिवर वन का एक साथी पकड़ा गया है, वहीं रिवर वन और उसका एक साथी फरार है। एजेंट सोहू को रिवर वन कहकर बुलाते हैं क्योंकि ये उसका कोड नेम था। चैंगसू ये कहकर कॉल कट कर देते हैं कि मुझे हर पल की खबर देते रहना। वहीं ताए इल पीछे खड़ा होकर ये सारी बातें सुन रहा था। वो चैंगसू से पूछता है, क्या हुआ, क्या वो पकड़े गए? इस पर चैंगसू जवाब देते हैं कि हम ऑपरेशन फियोनिक्स बिना चीफ को बताए चला रहे हैं, इसमें खतरा तो होगा ही। ताइल कहता है कि सिर्फ 3 हफ्ते बाद ही प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, हमें प्रोफेसर हान के अगवा पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, इससे इलेक्शन पर बुरा असर पड़ेगा। और वैसे भी हमें तो सिर्फ फंड्स देने हैं, बाकी सब नॉर्थ कोरिया तो संभाल ही लेगा। हम हान की कुछ पिक्चर्स प्रेस को दे देंगे जिससे ये लगेगा कि प्रोफेसर हान नॉर्थ से मिले हुए हैं। आगे ताइल कहता है कि अभी रिवर वन पकड़ा नहीं गया है, हम नॉर्थ से बात करके मामला हल कर सकते हैं। इस पर चैंगसू कहते हैं, वो एक कम्युनिस्ट है, तुम्हें लगता है वो हमारी बात सुनेगा? ताइल गुस्सा हो जाता है और कहता है, याद है ना हमने कितने पैसे दिए हैं उनसे एग्रीमेंट साइन कराने के लिए। मीन्स हमने जो फर्स्ट एपिसोड में एग्रीमेंट साइन होते हुए देखा था वो इसी से रिलेटेड है। ताइल चैंगसू से कहता है कि तुम एजेंट से कहो वो लोग रिवर वन का पीछा छोड़ दें। इतने पर यहाँ पर चीफ आ जाते हैं जिनसे चैंगसू कहता है कि तुम हान को छोड़ दो और अपने एजेंट्स को भी समझा दो कि वो लोग रिवर वन का पीछा छोड़ दें। तो अगर आपको ये सारी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, बस सुनते चलिए। जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें सारी बातें क्लियर होती जाएंगी, तो अभी फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आपको ये सब क्यों नहीं समझ आ रहा है। तो अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि चीफ ली को केस क्लोज करने के लिए कहते हैं, लेकिन ली कहता है कि उन लोगों ने हान को किडनैप करने की कोशिश की, हम केस कैसे क्लोज कर सकते हैं। चीफ उसे समझाते हैं कि अगर उसने इस केस को जारी रखा तो इससे इलेक्शन पर असर पड़ेगा और फिर वो लोग भी खतरे में आ जाएंगे। ली अब ऑफिस में जाता है जहाँ पर हाना उसे न्यूज़पेपर दिखाते हुए बताती है कि कल रात वाले इंसिडेंट के बारे में न्यूज़पेपर में एक भी खबर नहीं है, पूरा न्यूज़पेपर इलेक्शंस के आर्टिकल से ही भरा हुआ है। इसका ये मतलब बनता है कि ऊपर से ही इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। ली गुस्से में पेपर्स को फेंकते हुए कहता है कि वो इस केस को क्लोज नहीं करेगा क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि सोहू ही रिवर वन है।
लिहाना को प्रोफेसर पर नज़र बनाए रखने को बोलता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब रात को हम ली को सोहू के साथी से पूछताछ करते हुए देख पाते हैं, लेकिन वो आदमी अचानक से एक साइनाइड की कैप्सूल निकाल कर खा लेता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। सीन अब शिफ्ट होता है सोहू की तरफ, जो कि कबर्ड से बाहर निकला हुआ था बाहर के हालात चेक करने के लिए, लेकिन तभी बाथरूम में बुन आ जाती है, जिसे देखकर सोहू छुप जाता है। बुन अपना फेस वॉश वगैरह करके और थोड़ा डांस वांस करके वहाँ से चली जाती है। वहीं अब दूसरी तरफ हम जीसू को देख पाते हैं, जो कि हैरियोंग को मना रही थी कि वो सोहू को हॉस्टल में रुकने दे, लेकिन हैरियोंग नहीं मान रही थी। तभी जंगमिन भी यहाँ पर जीसू के फेवर में बोलती है और कहती है कि अभी वो चलने के लायक भी नहीं है, हम उसे कैसे भगा सकते हैं। फाइनली हैरियोंग मान जाती है और पूछती है कि आखिर वो लोग उसे छुपाएंगी कहाँ। जीसू कहती है 4th फ्लोर पर, हम उसे वहाँ रख सकते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं जाता। 4th फ्लोर का नाम सुनते ही यूनसेओल कहती है तुम्हें याद है ना पिछली बार हमारे साथ क्या हुआ था। यहाँ पर हमें वही फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यूनसेओल और जीसू 4th फ्लोर पर गई हुई थी, तभी वहाँ पर इन्हें सफ़ेद कपड़ों में एक लेडी नज़र आती है, जिसे देखकर ये दोनों भाग आती हैं। तो दरअसल 4th फ्लोर पर हॉस्टल की फॉर्मर डायरेक्टर मिस सॉन्ग रहा करती थी, जिन्होंने उसी रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद से ही पूरे हॉस्टल में बहुत सारे रूमर्स फैले हुए हैं उनके भूत वगैरह दिखने के, इसलिए वहाँ पर कोई भी नहीं जाता। संगमिन जीसू से सहमत होती है क्योंकि सोहू के लिए वो जगह सबसे बेस्ट है, लेकिन दिक्कत ये थी कि वहाँ के दरवाजे में लॉक लगा हुआ था। जीसू कहती है क्यों ना हम किम से हेल्प मांगे। तो अब जीसू और जंगमिन किम के पास आती हैं और उनसे लॉक खोलने के लिए कहती हैं। किम उसे बताते हैं कि अगर उसने उस जासूस की हेल्प करने की कोशिश की तो उसे 10 साल की जेल हो सकती है। जीसू ने यकीन दिलाती है कि सोहू कोई जासूस नहीं है। जंगमिन भी यहाँ पर किम को समझाते हुए कहती है कि आपने देखा था ना किस तरह से डायरेक्टर ने भी पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं किया, क्योंकि वो भी ये जानती थी कि वो शायद कोई प्रोटेस्टर है, इसलिए उन्होंने भी इनडायरेक्टली हेल्प की। इस बात को सुनकर किम राजी हो जाते हैं इनकी मदद करने के लिए। तो अब इसके बाद जीसू और जंगमिन सोहू को लेकर किम के साथ बाथरूम से निकल रहे थे कि तभी वहाँ पर बुन बिल्कुल तैयार श्यार होकर आती है और वॉक करके इनके सामने से ही चली जाती है। किम जीसू से कहते हैं क्या तुमने नोटिस किया उसने जितनी भी चीज़ें पहन रखी थी वो सभी स्टूडेंट्स की खोई हुई चीज़ें थी, मतलब बुन चीज़ों को चुराया करती थी। किम कहते हैं तुम लोग उसे सोहू के बारे में कुछ भी मत बताना क्योंकि वो एजेंट्स के साथ कुछ ज़्यादा ही कोऑपरेट कर रही थी। तो अब ये चारों ऊपर पहुंचते हैं और किम दरवाज़ा ओपन करते हैं। किम इनसे कहते हैं कि मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ मुझे काफ़ी अजीब सी फीलिंग आती है क्योंकि यहीं पर मिस सॉन्ग ने फांसी लगाई थी और किम ने ही उनकी बॉडी को उतारा था। ये बात सुनकर दोनों लड़कियाँ और भी ज़्यादा डर जाती हैं। अंदर जाकर किम सोहू को ज़्यादा आवाज़ ना करने के लिए समझाते हैं क्योंकि रूम के नीचे ही लाइब्रेरी है और हेड स्टूडेंट रात 2 बजे तक लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करती है, तो इसलिए उसे थोड़ा होशियार रहना होगा। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि जीसू सोहू के घाव पर मरहम पट्टी कर रही थी, तभी उसकी नज़र जाती है सोहू के नेकलेस पर और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले दिन जीसू सुबह सुबह जल्दी उठ जाती है, जिसे देखकर यूनसेओल काफ़ी हैरान हो जाती है क्योंकि जीसू मॉर्निंग पर्सन तो बिल्कुल नहीं थी। जीसू यूनसेओल से कहती है चलो सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट ले लेते हैं। इसके बाद जीसू एक बहुत बड़ा सा बैग लेकर ब्रेकफास्ट लेने पहुंच जाती है। सारी लड़कियां उस पर हंस रही थी क्योंकि उसने नाइट ड्रेस भी चेंज नहीं किया था। अब ये दोनों ब्रेकफास्ट करने के बहाने से सारी चीज़ें लंच बॉक्स में डाल लेती हैं और इसके बाद फिर से ये दोनों ड्रेस चेंज करके और चश्मा लगाकर दोबारा से ब्रेकफास्ट लेने फिर पहुंच जाती हैं। लेकिन फूड सर्व करने वाली लेडी इन्हें पहचान लेती है और थोड़ा डांट लगाने के बाद वो इन्हें ब्रेकफास्ट दे देती है। अब इसके बाद जीसू जाकर तैयार श्यार होकर सोहू के पास पहुंचती है। सोहू ने एक रेडियो खोल रखा था, जिसे छुपाने के बाद वो डोर को ओपन करता है। जीसू अंदर आकर कहती है ये नहीं चलेगा, तुमने इतनी आसानी से दरवाज़ा खोल दिया, ऐसे तो हम पकड़े जाएंगे। फिर वो उसे बताती है कि मैं 3 बार नॉक करूँगी तभी तुम दरवाज़ा खोलना। तो अब इसके बाद जीसू से एक एक करके खाने की सारी चीज़ें देती है। सो वो कहता है क्या तुम मुझे कुछ बैटरीज और न्यूज़पेपर भी ला कर दे सकती हो। जीसू पूछती है बैटरी, पर बैटरी क्यों। सोहू जवाब देता है कि उसे एक पुराना रेडियो मिला है,
वो थोड़ा बोर होता है, इसलिए वो गाना वगैरह सुन लिया करेगा। यहाँ पर बैठकर ये दोनों थोड़ी बातें भी करते हैं और बातों ही बातों में सोहू जीसू के भाई के बारे में पूछता है। जीसू बताती है कि उसे प्रोटेस्ट करते हुए पकड़ा गया था, इसलिए उसे फोर्सफुली मिलिट्री में भेज दिया गया। इसके बाद जीसू अपने बड़े से बैग से फिर से बहुत सारा सामान निकालकर सोहू को देने लग जाती है। सोहू कहता है कि एक कैसेट के बदले में ये सब कुछ ज़्यादा हो गया है, मैं तुम्हारा ये कर्ज कैसे उतारूंगा। जीसू कहती है तुम भी बाद में मेरे लिए कुछ कर देना। सोहू पूछता है मुझे तुम्हारे लिए क्या करना होगा। जीसू सोहू से पूछती है कि क्या तुम्हें डांस या फिर सिंगिंग आती है। सोहू कहता है नहीं। इस पर जीसू से कहती है कि तुम्हें प्रोटेस्ट के अलावा ये सारी चीज़ें भी सीखनी चाहिए। तो इसी के साथ ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है। अब रात को हमें दिखाया जाता है कि सोहू ने रेडियो सेट कर लिया था और रेडियो पर वो कुछ मैसेज सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिग्नल इंटरप्ट होने की वजह से उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। अब अगले दिन हम ताइल को सूजिन के पास देख पाते हैं, जो कि एक डॉक्टर होती है। सूजिन वही है जिसे हमने फर्स्ट एपिसोड में ताइल के साथ देखा था। प्रोफेसर हान वाले इंसिडेंट से ताइल काफ़ी परेशान था। सूजिन उसे समझाती है कि उसे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब चैंगसू से हुआ है, इसमें उसका कोई घाटा नहीं होगा। अगर फंसेगा तो चैंगसू और प्रेसिडेंट की नज़रों में उसकी ही रेपुटेशन गिरेगी, तो इसमें तुम्हारा कोई घाटा नहीं है। अब ताइल एयरपोर्ट के लिए निकलने वाला था, तभी सूजिन उसे एक रिंग देते हुए ये याद दिलाती है कि आज उसकी वाइफ का बर्थडे है। तो यहाँ पर ताइल को अपनी वाइफ का बर्थडे तक याद नहीं था। तो सीन अब शिफ्ट होता है जीसू की तरफ। वो बुन के साथ बैठकर कॉल ऑपरेट कर रही थी। तभी यहाँ पर बुन उसे बताती है कि डायरेक्टर उसके रूम के बारे में पूछ रही थी। ये बात सुनकर जीसू थोड़ा सा डर जाती है। आगे बुन उसे ली का दिया हुआ कार्ड दिखाते हुए कहती है तुम्हें पता है जो भी उस जासूस को पकड़ने में हेल्प करेगा उसे 50 मिलियन वॉन मिलेंगे। बुन की यहाँ पर विश थी कि काश कि वो 15 मिलियन वॉन उसे मिल जाते, जिससे वो बर्लिन जा सकती। जीसू से पूछती है तुम बर्लिन क्यों जाना चाहती हो। इस पर बुन बताती है कि तुम्हें याद है वो ब्लाइंड डेट वाला लड़का, वो बर्लिन में रहता है, इसलिए मैं भी बर्लिन जाना चाहती हूँ। तो अब रात को हमें दिखाया जाता है कि बुन ड्राई क्लीनिंग के लिए दिए गए कपड़े पहनकर बैठी हुई थी और वहीं पास में सोहू का पेपर प्लेन रखा हुआ था, जिसे देखकर उसे याद आ जाता है कि किस तरह से सोहू ने उसके साथ कॉन्सर्ट में जाने से इनकार कर दिया था। अब सीन शिफ्ट होता है जीसू की तरफ। वो सोहू के पास थी, उससे रहा नहीं जाता और वो पूछ ही लेती है कि क्या ये नेकलेस तुम्हें किसी लड़की ने दिया है। सोहू जवाब देता है हाँ, उसे ये एक लड़की ने दिया है जो कि उसके लिए बहुत खास है। सोहू का ये जवाब सुनकर बेचारी जीसू का दिल टूट जाता है और वो रिपोर्ट तैयार करने का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन जीसू सुबह जल्दी नहीं उठती। यूनसेओल उसे उठाते हुए कहती है क्या आज तुम सोहू के लिए ब्रेकफास्ट नहीं लेकर जाओगी। जीसू उठ जाती है और फिर वो सोहू के लिए ब्रेकफास्ट लेकर जाती है। वहीं हम सोहू को देख पाते हैं जो कि बाहर के हालात देखकर एक छोटी सी डायरी में कुछ लिख रहा था। तभी जीसू दरवाजे पर नॉक करती है और सोहू दरवाज़ा ओपन करके उसे अंदर बुलाता है, लेकिन जीसू अंदर नहीं जाती और वो फिर से रिपोर्ट बनाने का बहाना बनाकर लौट जाती है। सोहू अब लंच बॉक्स लेकर अंदर जाता है और उसके चलने की आवाज़ नीचे लाइब्रेरी में मौजूद लड़कियां सुन पा रही थी। फिर सोहू एक चेयर पर बैठ जाता है जो कि टूट जाती है, जिससे सोहू गिर जाता है और काफ़ी ज़ोर की आवाज़ होती है और लाइब्रेरी में मौजूद सभी लड़कियां डर कर भाग जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऊपर कोई भूत ये सारी आवाज़ कर रहा है। अब हमें हॉस्टल के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर ली के बंदे तैनात थे। यहाँ पर पत्तियों के नीचे जो भी एक गन लेकर छुपा हुआ था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जीसू अपने रूम में थी। तभी उसे उसके भाई की आवाज़ सुनाई देती है और जब वो विंडो से बाहर देखती है तो वो सच में उसका भाई योंग यू था। क्योंकि लड़कों का आना अंदर मना नहीं था, इसलिए जीसू अपने भाई से मिलने के लिए बाहर ही पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ 4th फ्लोर से सोहू इन दोनों को मिलते हुए देख लेता है। अब रात को जीसू सोहू की पट्टी चेंज कर रही थी। तभी सोहू उससे पूछता है कि तुमने कहा था कि तुम्हारे भाई को छुट्टी नहीं मिलती। दरअसल सोहू ये सवाल ये कंफर्म करने के लिए पूछ रहा था कि जिससे आज जीसू मिली है वो उसका भाई है या बॉयफ्रेंड। जीसू कहती है हाँ, छुट्टी तो नहीं मिलती, लेकिन मेरा भाई मुझसे मिलने के लिए जुगाड़ बना लेता है। यहाँ पर सोहू भी उसे बताता है कि ये नेकलेस उसे उसकी बहन ने दिया था। और यहाँ पर हम फ्लैशबैक को देख पाते हैं जिसमें सोहू की बहन सोहू को नेकलेस पहनाते हुए कह रही थी मुझसे वादा करो तुम नॉर्थ वापस आओगे। और इस सीन से ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि सोहू सच में नॉर्थ कोरिया का है।
पर क्या वो सच में एक जासूस है और वो यहाँ क्या करने के लिए आया है, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। सोहू की बात सुनकर यहाँ पर जीसू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और इस तरह से इन दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो भी क्लियर हो जाती है। जीसू अब जानने लगती है कि तभी गलती से उससे फर्स्ट एड बॉक्स पर चाय गिर जाती है, जिससे सारी की सारी पट्टियाँ खराब हो जाती हैं। जीसू वहीं पर उन पट्टियों को धोने लगती है और ये पानी बहता हुआ लाइब्रेरी की सीलिंग से टपकने लगता है, जहाँ पर हेड स्टूडेंट बैठी हुई थी। हेड स्टूडेंट सोचती है कि आखिर भूत कब से पानी यूज़ करने लगे। वो समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है और सीधा डायरेक्टर के पास जाकर उन्हें इस बारे में बता देती है। वहीं बाहर बुन थी जो कि जानना चाहती थी कि आखिर हुआ क्या है। डायरेक्टर किम को बुलाती हैं और उनके साथ ही 4th फ्लोर की तरफ निकल पड़ती हैं और बुन भी इनके पीछे जाती है। वहीं जीसू सोहू को हॉस्टल का ब्लूप्रिंट बनाकर उसे समझा रही थी कि कौन सा दरवाज़ा कहाँ पर है। तभी डायरेक्टर और किम ऊपर पहुंच जाते हैं और सोहू उनके कदमों की आवाज़ सुन लेता है। अंदर जाने से पहले किम कफ करने लग जाते हैं, जिससे इन्हें कंफर्म हो जाता है कि उनके साथ कोई और भी है। जीसू काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती है, तभी सोहू उसका हाथ पकड़ लेता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।